नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो 4 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश, इनके विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। 3 राज्यों में, पश्चिम बंगाल, केरल और असम में सत्तारूढ़ पार्टियों ने ही सत्ता में दोबारा वापसी की है। वहीं तमिलनाडु में और पुडुचेरी में जो विपक्षी पार्टियां थी, उन्हें सत्ता लेने में कामयाबी हासिल हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 ही जगह पर स्पष्ट जनादेश मिला है, यानी जनता ने अपना मन बना करके स्पष्ट कर दिया कि वो राजनीति में किसी भी तरह के जोड़ तोड़ के खिलाफ है। यानी किसी भी पार्टी को अगर वो ये चाहती कि त्रिशंकु विधानसभा बने और विधायकों की खरीद फरोख्त का मौका मिले, तो वैसा इन 5 ही जगहों पर जनता ने नकार दिया है, उनके मंसूबों को खारिज कर दिया है और स्पष्ट जनादेश देकर ये साफ कर दिया है कि उसके मन में क्या है। यानी वो लोग जो काम करने के पैमाने पर उनके हिसाब से खरे उतरे हैं, उन्हें सत्ता में वापसी का मौका दिया गया है। जैसे कि केरल में पिनराई विजयन, 40 साल से भी ज़्यादा का जो इतिहास है केरल का, उसमें ये पहली बार हुआ है जब एक मुख्यमंत्री को दोबारा सत्ता हासिल हुई है। वहीं असम में बीजेपी ने एक रिकॉर्ड बनाया है, 5 साल सत्ता में रहने के बाद सत्ता में दोबारा वापसी की है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहें कि इतिहास रच दिया है, इस लिहाज से कि 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद अब वो तीसरी बार वहां पर सत्ता संभालने जा रही हैं। तो ये जो परिणाम है, आखिर इनका राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इसलिए हम ये सवाल उठाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी जो कि केंद्र में सत्तारूढ़ है, उसने खास तौर से पश्चिम बंगाल में सत्ता में काबिज होने के लिए तमाम तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया, जिसको कहा जाता है कि हर तरह की एड़ी चोटी का उसने जोर लगा दिया। वहां पर अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंक दी थी। अपने तमाम केंद्रीय नेताओं को, जिनमें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं, गृह मंत्री शामिल हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, सांसद हैं, अन्य राज्यों के मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, इन्हें पश्चिम बंगाल में झोंक दिया बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में गांव से शुरुआत की। वहां पर गांव के स्तर पर उसने अपने बूथ बनाना शुरू किए। बीजेपी को ये उम्मीद थी कि धीरे धीरे करके वो अपना संगठन मजबूत करेगी, क्योंकि पारंपरिक रूप से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मौजूदगी नहीं रही है। इसलिए बड़े पैमाने पर तृणमूल कांग्रेस से नेताओं को इंपोर्ट किया गया, आयात किया गया। ये कहा गया कि बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, चाहे किसी भी बैकग्राउंड का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो क्रिमिनल हो या उसके ऊपर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगे हों, अगर वो बीजेपी में आता है तो उसको हम वॉशिंग मशीन में धो के साफ कर देंगे, ये बीजेपी की ओर से कहा गया। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ, बीजेपी ने वहाँ पर यह कोशिश की कि किसी तरह से ममता बनर्जी को सत्ता से हटाया जाए। इसके लिए पार्टी ने वहाँ के जो हिंदू वोट हैं उनके ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया। बीजेपी ने वहाँ पर ममता बनर्जी के ऊपर तमाम तरह का आरोप लगाया। साथ ही ये भी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, इनका भी दुरुपयोग पश्चिम बंगाल में किया गया। भाषा का जो स्तर है चुनाव प्रचार के दौरान, उसको बिल्कुल निम्नतम स्तर पर पहुंचा दिया गया दोनों ही पार्टियों की ओर से। ये बात भी राजनीतिक पर्यवेक्षक कहते आए हैं। और ऐसे में अब जबकि बंगाल की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, ये स्पष्ट कर दिया है कि उसका भरोसा ममता बनर्जी में है, तो फिर अब आगे क्या? इस नतीजे का नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इनकी जो त्रिमूर्ति है, इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी जो है, उसकी राजनीति पर, उसकी अंदरूनी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? ये सारे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण अब हो गए हैं ऐसे समय पर, खासतौर से जबकि देश कोरोना का एक महामारी का बड़ा संकट झेल रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि क्या असर होगा। हमें ये लगता है कि ममता बनर्जी, जिनकी ये महत्वाकांक्षा छिपी नहीं है कि वो केंद्र की राजनीति में दस्तक देना चाहती हैं, वो पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त भी हमने देखा, तब भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी। अब तो इस बार उन्होंने चुनाव के दौरान ही 2 बातें ऐसी की जिससे कि ऐसा लगा कि उनका इरादा क्या है। पहली बात उन्होंने कही कि आप जानते हैं कि वो व्हील चेयर पर थी। उन्होंने कहा कि मैं एक पैर से बंगाल जीतूंगी, दोनों पैरों से मैं दिल्ली जीतूंगी। तो यानी उन्होंने अपना ये इरादा स्पष्ट कर दिया कि वो बंगाल जीतने के बाद दिल्ली आना चाहती हैं, केंद्र की राजनीति में दस्तक देना चाहती हैं, प्रधानमंत्री बनने का अपना सपना पूरा करना चाहती हैं। दूसरी बात उन्होंने जो की वो ये की कि चुनाव के दौरान ही उन्होंने तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं उनको पत्र लिखा
जिसमें जो देश के राजनीतिक हालात है उसका विस्तार से जिक्र किया। यह आरोप लगाया कि जो केंद्र शासन है, जो बीजेपी है, वो पूरी तरह से निरंकुश है, तानाशाही रवैये से काम कर रहे हैं और उन्हें हटाने के लिए, हराने के लिए ज़रूरी कि सारी पार्टियां एक हों। तो यानी ममता बनर्जी ने चुनाव के बीच में ही ये कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश की कि आने वाले वक्त में जो विपक्ष की राजनीति होगी वो उसका केंद्र बने। पर क्या कांग्रेस को ये मंजूर होगा? कांग्रेस पार्टी के लिए आपको बता दें कि ये नतीजे बेहद निराशाजनक हैं। वो केरल जहां पर कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है, वहां कांग्रेस को उम्मीद थी कि जनता उसको सत्ता सौंप देगी, वैसा नहीं हुआ। वो केरल जहां पर कि 1.5 साल पहले कांग्रेस ने लोकसभा की तमाम सीटें जीत ली थी, जहां से राहुल गांधी अमेठी छोड़ करके वायनाड चुनाव लड़ने गए थे और वायनाड से चुनाव जीते, उस केरल में कांग्रेस 1.5 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव को नहीं जीत पाई है। पुडुचेरी में कांग्रेसी सरकार थी, वो गिर गई थी। उसके बाद अब चुनाव हुए तो यहाँ पर भी पुडुचेरी में कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर रही है। केरल में जब तरुण गोगोई थे, वो साफ कहते थे कि मैं AIUDF के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। उनके निधन के बाद ये चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने AIUDF के साथ गठबंधन भी किया, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं हटा पाई है। तो ये सीधा सीधा रिफ्लेक्शन जो कांग्रेस पार्टी की आज की लीडरशिप है इसके ऊपर भी है। तो ममता बनर्जी निश्चित तौर पर चाहेंगी कि जो विपक्ष का स्पेस है वो उन्हें मिले, ताकि वो प्रधानमंत्री बनने की जो अपनी महत्वाकांक्षा है उसको पूरी कर सके। लेकिन क्या इसके लिए शरद पवार तैयार होंगे? क्या इसके लिए उद्धव ठाकरे तैयार होंगे? क्या इसके लिए अखिलेश यादव तैयार होंगे? क्या इसके लिए तेजस्वी यादव तैयार होंगे? क्या इसके लिए स्टालिन तैयार होंगे? और सबसे बड़ी बात, तो क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इसके लिए तैयार होंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और इसीलिए जो विपक्षी पार्टियों में एक की कमी है, एकता की कमी है, वो वैसी की वैसी रहने वाली है और उसमें किसी भी एक नेता के नाम पर कोई आम राय नहीं बन पाएगी। हम देखते हैं कि जब संसद सत्र चलता है तभी ऐसे कई मुद्दे आते हैं जिस पर कि ये विपक्षी पार्टियां एक नहीं हो पाती हैं। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी ताकत है जो आज बीजेपी को मजबूती के साथ सत्ता में बनाए हुए है। और इसीलिए बीजेपी भी बहुत नज़दीक से चाहे परिणाम को देख रही हो, लेकिन वो भी ये जानती है कि चाहे बातें बड़ी बड़ी की जाएं कि इसका ये होगा, इसका वो होगा, इसका असर ये पड़ेगा, वो पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर के ले देकर के इसका यही होगा कि विपक्षी पार्टियों में एकता नहीं हो पाएगी। और ममता बनर्जी के अपना जिस तरह से ममता बनर्जी अपना दांव चलेंगी या कहेंगी कि अपनी दावेदारी पेश करेंगी अगले प्रधानमंत्री पद के लिए, उसमें उन्हें कामयाबी मिले, मुझे फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। और दूसरी बात, बीजेपी के लिए चुनौती अब क्या होगी? बीजेपी 2024 के लिए बंगाल को जीतना चाहती थी, क्योंकि उसे ये लगता है कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान ऐसे राज्यों से उसकी लोकसभा की जो सीटें कम होंगी, अगर कम होती हैं तो उसकी भरपाई करने के लिए उसको उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये तमाम राज्यों से भरपाई करने की ज़रूरत थी। इसीलिए बंगाल जीतने के लिए उसने पूरा जोर लगाया हुआ था। लेकिन अब भी बीजेपी ये कहती है कि 2024 में काफ़ी वक्त अभी है। अभी चाहे देश महामारी का सामना कर रहा हो, चाहे इसको ठीक से हैंडल न करने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हों, उनकी नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा हो, सरकार के बारे में ये कहा जा रहा हो कि उसने अपनी तैयारी ठीक से नहीं की थी, इसके बावजूद बीजेपी को ये लगता है कि अभी काफ़ी वक्त है, चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक होंगी और जो नुकसान हुआ है, वो चाहे प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान हुआ हो, चाहे सरकार की छवि को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई पार्टी कर लेगी, ये उनको भरोसा है। लेकिन अगले ही साल यूपी का चुनाव है, तब तक क्या परिस्थितियां ठीक हो पाएंगी? और अगर यूपी बीजेपी के हाथ से निकल जाता है तो निश्चित तौर पर फिर विपक्षी पार्टियों में एकता की जो मुहिम है वो नए सिरे से परवान चढ़ सकती है। और ऐसे में ममता बनर्जी हों, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे उद्धव ठाकरे हों, स्टालिन हो, ये तमाम नेता एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।